नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। अयोध्या में आस्था का सैलाब आज भी दिखा। 6 लाख लोगों ने बालक राम के दर्शन किए, मगर आज भक्तों के लिए इंतजाम कैसे थे? क्या आज भी अफरा तफरी का माहौल दिखा या फिर हालात काबू में थे? सिग्नेचर स्टोरी में राम नगरी से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। ताजा हाल तो आपको इंडिया अलायंस का भी बताना है, क्योंकि नेता किससे किनारा करने लगे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया, तो पंजाब में भगवंत मान ने। क्या दोनों का गठबंधन से मोह भंग हो गया है या फिर अकेले लड़ने की कोई और मजबूरी है? कॉलिंग कार्ड में पता लगाएंगे। बात आज बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर की भी करेंगे। मोदी सरकार ने भारत रत्न के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कई सियासी दलों के बीच कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न के क्रेडिट वॉर का श्री गणेश हो गया। क्या केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार का चुनावी गणित बदलेगा? फैक्ट फाइंडिंग में ये जानेंगे आज। जानना तो मोहन सरकार के उस फैसले के बारे में भी है जिसकी वजह से 360 करोड़ रुपए का बीआरटीएस कॉरिडोर तोड़ा जाने लगा है। 10 साल पहले बना था। बस ड्राइवर खुश है, मगर अब उनका क्या हाल होगा? फिर ट्रैफिक में फंस जाएंगे। सरकार का हथौड़ा क्यों चला? पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस पर चर्चा करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले आपको अयोध्या लेकर चलेंगे। आम जनता के लिए भगवान राम के दर्शनों का दूसरा दिन है। रात 11 बजे तक दर्शन होंगे। यह भीड़ के कारण फैसला लिया गया है, लेकिन श्रद्धालु आज भी कल से ज्यादा हैं। 5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, कह रहा जा रहा है ये। आज 7 लाख लोगों के दर्शन करने की संभावना है। अच्छी बात यह रही कि कल की बदइंतजामी से प्रशासन ने सबक लिया, भीड़ को अच्छी तरह मैनेज किया। सबसे पहले जिले के बॉर्डर सील कर दिए गए, बसों की एंट्री बैन कर दी गई ताकि भीड़ ना बढ़ सके। दूसरी बात, राम मंदिर में दर्शन के लिए व्यवस्था बना दी गई। पुलिस ने, एसएसबी ने, सीआरपीएफ ने, तमाम जवानों ने बैरिकेडिंग को और पुख्ता किया। कम से कम 10 जगह बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि एक जगह पर एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो सके। लाइनों से दर्शन हो रहे हैं। अयोध्या में 24 घंटे बाद हालात कैसे हैं? आस्था के आगे व्यवस्था कहां तक टिकती है? चौबीस जनवरी, प्रभु रामलला के दर्शन का दूसरा दिन। भीड़ बेशुमार है, गर्भगृह पर लाइन लगी है। भक्त आराम से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि दर्शन पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं। बाहर व्यवस्था टाइट है। क्या अंदर भी सब कुछ कंट्रोल में है? क्या श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन हो रहे हैं या नहीं? राम भगवान के दर्शन करके सीधे जो दर्शनार्थी आ रहे हैं वो इसी रास्ते से आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर आराम से लोग आ रहे हैं, किसी तरह की भगदड़ नहीं है। जैसे कल जो भीड़ थी, लेकिन आज अगर आप सुबह आते हैं तो सुबह के समय में आराम से दर्शन हो जा रहा है और एक लाइन से लोग जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मुश्किल से 1 घंटा के अंदर हो गया। मैंने 2 बार करे, कल रात को भी करे दर्शन और आज सुबह भी करे। बहुत ज्यादा अंतर था। दोपहर 3 बजे तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन आज भीड़ कंट्रोल में रही। ये कैसे मुमकिन हुआ? लता चौक, धर्म चौक पर पहला चेक पॉइंट है। रामपथ के आगे गाड़ियों को एंट्री नहीं मिल रही। सिर्फ अधिकारियों और इमरजेंसी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। रामपथ पर 3 चेक पॉइंट है, 10 जगह बैरिकेडिंग है। रामपथ से ही श्रद्धालुओं को अलग अलग लाइनों में बांट दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को 200-200 के जत्थों में अंदर दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। मंदिर के मुख्य गेट से महिलाएं, बुजुर्गों के लिए अलग अलग लाइनें लग गई हैं। मेन गेट पर मोबाइल कैमरा जमा हो जाता है। कल लोग सेल्फी ले रहे थे, भीड़ अव्यवस्थित हो रही थी। पूरी व्यवस्था में हर भक्त को 1 घंटे में दर्शन हो रहे हैं। रोडवेज की बसों को अयोध्या से 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। साथ ही मंदिर से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि भगदड़ ना मचाएं। अगर कोई लाइन तोड़ रहा है तो उस पर एक्शन होगा। ये प्रशांत हैं, बंगाल से रामलला के दर्शन करने आए हैं। इन्हें आज सिस्टम कितना हरकत में नजर आया, जरा इनसे ही सुन लीजिए। सुबह आज को 3 बार हो गया दर्शन में। मंदिर के अंदर
पब्लिक से ज़्यादा पुलिस है आजकल। इस तरीके से आज और कल में काफ़ी अंतर आ गया है। कल थोड़ी मुश्किलें पेश आ रही थी, लेकिन आज लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जा रहा है। व्यवस्था फिर न चरमरा जाए, इसके लिए स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद पहले 24 घंटे से मोर्चे पर डटे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर जो है क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये 2 चीज़ें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। आज के दिन में यहाँ करीब 7-8 हजार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। मंदिर में बढ़ती भीड़ खाकी वालों की फिर से सांस न फुला दे, इसके लिए मंदिर परिसर में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। श्रद्धालु लाइन में आए, भगदड़ ना मचाएं, इसका जिम्मा RAF के जवानों को मिला है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा ना हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। लता पथ हो, राम पथ हो, चाहे हनुमानगढ़ी हो या फिर रामकोट मार्ग, हर जगह बैरिकेड्स लगे हैं। यहाँ कुछ और श्रद्धालु मिले, क्या उन्हें भी राम जी के झट से दर्शन हुए? अच्छे से अच्छा हुआ, बहुत एकदम मजा आया सर। हो गए जी, अच्छे से हुए, बढ़िया, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। आधा घंटे में दर्शन हो गए राम जी की कृपा से। 23 जनवरी जैसे हालात अवधपुरी में अब नहीं है। सिस्टम चुस्त है और भीड़ दुरुस्त, शुक्र है। गलती से सबने सबक लिया, सरकार ने भी और भीड़ ने भी। श्रद्धालुओं ने जिम्मेदारी समझी, संयम बरता और व्यवस्था चौकस हो गई। हालांकि आज भीड़ इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि मकर संक्रांति के लिए जो लोग यहां आए थे वो अभी लौटे नहीं हैं। अब सरकार का फोकस है ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को दर्शन कराए जाएं। इसीलिए योगी सरकार ने वीवीआईपी लोगों से 10 दिनों तक अयोध्या नहीं आने की अपील की है। ज्यादातर राज्यों के सीएम और उनका मंत्रिमंडल फरवरी के महीने में रामलला के दर्शन करने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने मंत्रियों से यही कहा है कि फरवरी तक अयोध्या ना जाएं। मंत्री जाएंगे तो सिक्योरिटी के लिहाज से जनता की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खैर, आज नहीं तो कल सब व्यवस्थित हो जाएगा और तब लोगों का इंटरेस्ट ये जानने में होगा कि भगवान को किसने क्या क्या उपहार दिए, राम मंदिर पर कितना चढ़ावा आया, क्या राम मंदिर देश के अमीर मंदिरों में शामिल हो जाएगा, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही रामलला के लिए कई बेशकीमती गिफ्ट आए हैं। इनमें सोने का धनुष, खड़ाओं और न जाने कलश के साथ साथ क्या कुछ है। रामलला को क्या क्या अनोखे उपहार मिले? सोने का मुकुट, हीरे मोतियों से जड़े बेशकीमती हार, कान के कुंडल, ये सब किसने दिए, कहां बने, कितने बहुमूल्य हैं? पूरी डिटेल जानेंगे तो काफी हैरान करने वाली है। रामलला को मिला पहला उपहार है सोने का मुकुट, कानों के कुंडल और हीरों से जड़ा गले का हार। इन गहनों को डिजाइन किया है लखनऊ के HSJ ज्वेलर ने। रामलला को गिफ्ट में मिला सोने का मुकुट बेहद खास है। इसमें माणिक, पन्ना और हीरे जड़े हैं, बीचों बीच सूर्यदेव बने हैं। ये रामलला के कानों के कुंडल हैं, मोर की आकृति में बने हैं। इनमें भी माणिक, हीरे और मोती जड़े हुए हैं। रामलला के गले का हार और भी मोहक है, अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ा है, बीच में सूर्यदेव है और चारों तरफ चमचमाते हीरे मोती लगे हैं। रामलला के लिए HJS ज्वेलर ने 12 आभूषण बनाए। इन्हें बनाने में 15 किलो सोना लगा। भगवान श्री रामलला के जेवर में सबसे प्रथम है उनका मुकुट, फिर उनका तिलक, फिर उनका छोटा हार, उनका पंचलड़ा, उनकी विजयमाला, उनके हाथ के कंगन, उनके बाजूबंद, उनके पैर के खड़ुए और उनके पैर की पायल। करीब 132 कारीगर इस पूरे कार्य में लगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को कितना दान चढ़ा, कुल कितने के गिफ्ट मिले, इसकी डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि देश के प्रसिद्ध मंदिरों में सालाना चढ़ावा कितना आता है। केरल के पद्मनाभ मंदिर में
6 तिजोरियों में 20 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है, यानी 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब 5,300 करोड़ रुपए का सोना और 15,938 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर के बैंक खातों में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी के साथ तकरीबन 1,800 करोड़ रुपए जमा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर के पास करीब 500 करोड़ रुपए हैं। पंजाब के स्वर्ण मंदिर यानी श्री दरबार साहिब में सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है। CSIP यानी सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी की एक स्टडी बताती है कि साल 2020 से 2021 के बीच में देश के प्रसिद्ध मंदिरों को 16,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला। अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले रामलला के चरणों में रोजाना करीब 3 लाख रुपए का चढ़ावा आता था, लेकिन 22 दिसंबर के बाद से 10 लाख रुपए का चढ़ावा आने लगा है। अब नया मंदिर है, राम विराजमान है, लोग जानना चाहते हैं कि 2 दिनों में कितना चढ़ावा आया। तो आपको बता दूं, अभी दान पेटी खुली नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि एक व्यापारी ने 2.5 करोड़ रुपए का चेक जरूर दिया है। सोना चांदी भी काफी चढ़ा है। सोने के छोटे आभूषण और फूल मालाओं की तो मानो कोई गिनती ही नहीं है। चलिए, फूल की बात चली है तो 1959 में गुरुदत्त की एक फिल्म आई थी कागज के फूल। उसका एक गाना था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या से निकलकर मैं सिनेमा को कहां याद करने लगा। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी को आज ये गाना बार बार याद आ रहा होगा, खूब याद आ रहा होगा। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एक सपना देखा था, बीजेपी के खिलाफ अलायंस बनाकर लड़ने का। नाम रखा इंडिया अलायंस। 26 दल एक साथ आए, मीटिंग्स हुई, शानदार फोटो खींचे, बैनर पोस्टर बन गए। मोदी को हराने का सभी लोगों ने दम भरा, लेकिन चुनाव में जाने से पहले ही इस अलायंस का गुब्बारा फूटने लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ लड़ने से इनकार कर दिया है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। सवाल है क्यों? आखिर क्यों ये सारे दल कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं? क्या किसी ने इन नेताओं की दुखती रग पकड़ रखी है, या फिर नजदीकियां कहीं और ही बढ़ रही हैं? कोई इधर चला, कोई उधर चला, कोई खेला कर रहा है तो किसी के साथ खेल हो गया। कौन अपना है और कौन पराया? देश की सियासत के सबसे बड़े मैच में उतरने के लिए इंडिया अलायंस की टीम तैयार थी, लेकिन जैसे ही मैदान में उतरने की बारी आई, राजनीति के माहिर खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट होने लगे। कुछ को तो हल्की चोटें भी आई। एक एक करके नाम सुनते जाइए। सबसे पहले बंगाल कोटे से टीम में एंट्री पाने वाली ममता बनर्जी का अपनी टीम के ही दूसरे खिलाड़ी अधीर रंजन चौधरी से झगड़ा हो गया। कप्तान खरगे ने समझाया, लेकिन ममता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रही थी सीट बंटवारे के नाम पर ओपनिंग करने का मौका मिले, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े अधीर को ये मंजूर नहीं था। फिर क्या था, बल्ला छोड़कर फुटबॉल पकड़ ली और कर दिया खेला। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাই অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। सवाल है, दीदी ने ऐसा किया क्यों? क्या सीट शेयरिंग के बहाने इंडिया अलायंस से बाहर निकलने का मौका तलाश रही थी? पीएम पद के लिए खरगे का नाम लेने के पीछे उनका मकसद क्या था? जब अलायंस बन गया तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट पर बार बार हमलावर होने का क्या मतलब? क्या ममता को लगता है कांग्रेस और लेफ्ट के वोट ट्रांसफर नहीं होंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देर सवेर मिल ही जाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि ममता का इंडिया अलायंस वाली टीम से जाना बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए अलायंस के दूसरे नेताओं ने मोर्चा संभाला, मैसेज भिजवाया। कुछ ने
दीदी को मनाया, तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस को अधीर न होने की सलाह दी। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। अब मुद्दे पर लौटते हैं कि दीदी ने कांग्रेस से खेला क्यों किया। कहीं इसका कनेक्शन अभिषेक बनर्जी से हो रही ईडी की पूछताछ तो नहीं? ममता बनर्जी ने पार्टी के वारिस के तौर पर अभिषेक बनर्जी को तैयार किया है, मगर टीचर भर्ती घोटाले में अभिषेक समेत उनके पूरे परिवार से पूछताछ हो रही है। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में अभिषेक और उनकी पत्नी को भी बुलाया गया था। अभिषेक बनर्जी के माता पिता को भी तलब किया गया था। अलायंस के बारे में हम जाए ना अलायंस के बारे में नहीं, उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है या इसी बारे में पूछिए। अलग अलग रहेंगे, लेकिन कई सीट्स में हमारी बात भी हुई थी। हर जगह 1-to-1 कैंडिडेट नहीं हो पाएगा, ये ऐसे पहली मीटिंग में चर्चा हुई थी। So there will be some places where there will be friendly fights. सुप्रिया सुले को सुनाना वो फ्रेंडली फाइट की बात कर रही थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फ्रेंडली फाइट किसी और मोर्चे पर ही हो रही थी और अलायंस को भनक तक नहीं लगी। ममता की अलायंस से दूरी क्या अभिषेक वाली मजबूरी तो नहीं? देखिए, ममता की पॉलिटिक्स थोड़ी उलझी हुई चलती है और वो कुछ ढाई घर वाला खेल है उनका शतरंज का, तो इसलिए कहाँ निशाना है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आमतौर पे आप यही मानिए कि जो उनका नेचर है उसमें अलायंस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जो मांग रही है और लेफ्ट पार्टियों से जो सीट का एडजस्टमेंट है, ये दोनों मुश्किल चीज़ें हैं और कांग्रेस को वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 देना चाहती हैं, जो 2 पे कांग्रेस मानेगी नहीं। तो इसलिए अलग होने का फैसला उसी से जुड़ा हुआ है। बाकी चीज़ें देखने की जगह अभी सीधा यही देखना चाहिए। बंगाल में पिछली बार भी यही हुआ था। ममता अकेले लड़ी थी, कांग्रेस और लेफ्ट भी। फायदा किसका हुआ? बीजेपी का। 18 सीटें मिली, ममता को 22, यानी 12 सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन ममता दोबारा खड़ी हुई, विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की। इसीलिए मोदी के सामने मजबूत नेता की छवि भी है। अगर अकेले लड़ेंगी तो हो सकता है टक्कर दें विधानसभा जीत के दम पर, पहले से ज्यादा सीटें। लेकिन क्या ये बीजेपी को रोकने के लिए काफी होगा? जहां तक रोकने की बात है तो पंजाब में भी अलायंस की गाड़ी अटक रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आज फिर कह दिया, पंजाब में एक साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलायंस पर बातचीत होती है, चर्चा होती है, लेकिन लड़ेंगे तो अलग अलग ही। आज कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अकेले 2 जिलों में कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों को लेकर बैठक की, तो दूसरी तरफ भगवंत मान ने तो ममता बनर्जी का एग्जाम्पल देकर मीडिया के सामने पार्टी का स्कोर कार्ड तक दोहरा दिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो, ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है, ये भी यही चाहते हैं कि शायद गठबंधन ना हो,
और मेरा ख्याल है कि ये ठीक है, उनकी जो सोच है और हमारी जो सोच है लीडरशिप की और लोगों का नज़रिया है, उसके हिसाब से ये गठबंधन नहीं होगा। कैसा अलायंस था? ये अलायंस नहीं, ये तो एक सरेंडर था। कांग्रेस ने सरेंडर किया हुआ है। पंजाब में आप जानते हैं, पंजाब में इज्जत, जो हमारी दस्तार है, हमारी पगड़ी है, वो इज्जत का, सम्मान का, और वो जाके जब उन्होंने भगवंत मान जी के पैरों में रख दी, तो उसके बाद में फिर गठजोड़ कह लीजिए चाहे सरेंडर कह लीजिए। आम आदमी पार्टी की लोकल यूनिट जो है वो और हमारे लीडर वहाँ के, वो शुरू से ही ये बात कहते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी जो लोकल लीडरशिप है वो भी शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं। इस पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और सीट शेयरिंग वाली जो कमेटी है, फाइनल जब डिसीजन लेगी तब फाइनल डिसीजन होगा। अभी लोकल यूनिट्स के, स्टेट यूनिट्स के अपने एस्पिरेशंस हैं, अपने डायनेमिक्स हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। अंत में जो निर्णय होगा वो आप सबके सामने आ जाएगा। वी आर ऑल टेलिंग फ्रॉम द डे वन कि ये तो फोटोशूट है, कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आज आम आदमी पार्टी भी डिक्लेयर किया है हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, तो ये तो पहले दिन तो पता ही था ये होने वाला नहीं है। तो अभी और पार्टी ऐसे ही बोलने वाला है, थोड़ा वेट करो, इतना ही। कुछ दिन पहले तक केजरीवाल खुलकर कहते थे कि इंडिया अलायंस में सब ठीक ठाक है। ममता के साथ खरगे का नाम आगे करने वालों में भी वो खुद शामिल थे। तब पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने के बारे में इतनी मुखर नहीं थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक के बाद एक समन आने लगे, तब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की रणनीति में बदलाव दिखा है। अकेले चुनाव में जाने की बात खुलकर होने लगी है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस से अलग दिखना जरूरी है या मजबूरी? वजह जो भी हो, लेकिन इससे गठबंधन की सेहत पर असर पड़ना तय है। मोटा मोटी 10 राज्यों में 308 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सहमति बनी थी। बीजेपी के खिलाफ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंगों का दौर भी चला और नतीजा भी आया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ अखिलेश की सीट शेयरिंग अभी फाइनल नहीं हुई है, आरएलडी से हो गई है। बिहार में आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट और कांग्रेस समेत गठबंधन के 6 दल हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच फॉर्मूला बनता दिख रहा है, लेकिन ऐलान वहां भी कोई नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सीट शेयरिंग को तैयार है। झारखंड में जेएमएम, तमिलनाडु में डीएमके और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अलायंस में झगड़ा है, नेता एक दूसरे से उलझ रहे हैं, लेकिन इस तरह का टकराव नया नहीं है। जब एक साथ अलग अलग विचारधाराओं के लोग जुड़ते हैं तो सबको मैनेज करने में दिक्कत तो होती है। यही वजह है कि अभी तक कोई संयोजक नहीं बन पाया। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है? बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के दौरे पर है, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। कल पश्चिम यूपी के बुलंदशहर में मोदी की रैली होनी है। जाटों के गढ़ में रहेंगे पिछली बार। किसान आंदोलन का सेंटर यही इलाका था, यानी जो थोड़ी बहुत नाराजगी होगी उसे दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। लड़ाई तो कर्पूरी ठाकुर पर क्रेडिट लेने के लिए भी छिड़ी है। आज बिहार के लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती है। दिल्ली से लेकर बिहार तक जननायक की जयंती पर जलसे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को याद करने के लिए उनके पुश्तैनी गांव में जा पहुंचे। लालू यादव की आरजेडी ने पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। बीजेपी दिल्ली से लेकर पटना तक समारोह पे समारोह कर रही है, क्योंकि कल ही मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया है। चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। तब खुशी की बात है कल रात में हुआ। जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। तो जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के पुश्तैनी घर में हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज
समस्तीपुर के कर्पूरी गांव में जश्न का माहौल रहा। दिल्ली में जननायक को भारत रत्न देने के ऐलान से समस्त बिहार मानो निहाल हो गया है। खुशी का ठिकाना नहीं है। भारत दे करके भारत सरकार ने अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे बिहार के वासियों की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं। इसी जगह पर कभी कर्पूरी बाबू की पुश्तैनी झोपड़ी हुआ करती थी, जो जननायक की सादगी और ईमानदारी की मिसाल बन गई। अब यहाँ कर्पूरी ठाकुर के परिवार का पक्का मकान है। झोपड़ी तो बहुत पहले घर में तब्दील हो गई, लेकिन गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, जनता हो या परिवार, सब पर कर्पूरी ठाकुर की छाप बरकरार है। ये मेरा सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें देख नहीं पाई। दादाजी के जैसा, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह से बातें करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया जाएगा, इससे हम लोग भारत रत्न बहुत खुश हैं। हम लोग तो खुश हैं सर। छोटी सी कुटिया से निकलकर कर्पूरी ठाकुर अपनी बेदाग छवि और कर्मठ नेतृत्व की बदौलत गरीबों और शोषितों की उम्मीद और राजनीति में जननायक बन गए। आज की युवा पीढ़ी के लिए उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। लेकिन भारत रत्न के लिए नाम चुने जाने के बाद कर्पूरी बाबू के नाम पर उन्हीं लोगों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, जो कर्पूरी ठाकुर को अपना नायक बताते चले आ रहे हैं। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद भी जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है। तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। ये सच है कि मांग बहुत पहले से हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान मिले। अब उन्हें भारत रत्न मिलने जा रहा है, लेकिन अब बिहार में इसे लेकर भी बहस शुरू हो गई है कि कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान उनके काम और नाम की बदौलत मिला, या इसमें किसी दल या नेता की भी भूमिका है। ये नीतीश लालू जी जो इनके शिष्य हैं कर्पूरी जी के, जो भी समाजवादी, उनके दबाव से ये मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। मांगने को तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मोदी जी ने दिया उसको मानिए, मोदी जी का क्रेडिट जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने जब तक सांसें ली, समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बने, कमजोरों और मजलूमों का हाथ थामा। लेकिन कर्पूरी के शिष्य उनके योगदान को किनारे रखकर उनकी जातीय पहचान को ही बुनाने में जुट गए हैं। लालू यादव हो या नीतीश कुमार या फिर रामविलास पासवान, बिहार की राजनीति के इन तमाम चेहरों ने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर ही अपना सियासी सफर तय किया। लेकिन वक्त के साथ साथ कर्पूरी बाबू की सोच की कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे छोड़ दिया। जो कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जिंदगी भर झोंपड़ी में रहे, उनके शिष्य आज अलग तरह की राजनीति करने के लिए पहचाने जाते हैं। अपनी राजनीति की बदौलत कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने जा रहा है, लेकिन अब उनके नाम पर हर कोई सियासी नफा कमाने में लगा हुआ है। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। साल 2013 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 360 करोड़ रुपए की लागत से BRTS कॉरिडोर बनवाया था।
सोचा था बस से चलने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, लेकिन अब 10 साल बाद नए सीएम मोहन यादव को यह कॉरिडोर रास नहीं आ रहा, इसलिए हथौड़ा चलाने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला? कितने लाख लोग सीएम मोहन के इस फैसले से प्रभावित होंगे? किसकी आफत बढ़ेगी और किसको राहत मिलेगी? पहले कॉरिडोर बनाना, फिर तोड़ना, क्या यह पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या है? भोपाल की 26 लाख आबादी को बढ़िया सफर और वक्त पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए 10 साल पहले साल 2013 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क के बीचों बीच बसें दौड़ती थी। बस ड्राइवरों को ट्रैफिक से दो चार होना नहीं पड़ता था और ना ही स्कूटर बाइक को हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजाना पड़ता था। BRTS की यही खासियत थी। लेकिन भोपाल के बस ड्राइवर फिर परेशान हैं। परेशानी की वजह है बस फिर से ट्रैफिक वाली सड़क पर ही चलानी पड़ेगी। नुकसान में है सर जी, ये जाम लगता है सर, इस चक्कर में अपनी गाड़ी सही साथ चले जाती, कॉरिडोर के बाहर लोकल गाड़ियाँ चल जाती है, जो भी मेन कार्यक्रम रहता है वो सब ये कॉरिडोर के अंदर से चले जाता है। भोपाल का BRTS कॉरिडोर टूटना शुरू हुआ तो बस कंडक्टर राजू कोगे की चिंता भी बढ़ने लगी। बहुत नुकसान होगा, बहुत एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि कॉरिडोर में गाड़ी सेफ चलती है रेट वाली, और अगर कॉरिडोर के बगल में चलेगी तो आम आदमी को परेशानी होगी और एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कॉरिडोर में सेफ रहती है सर गाड़ियाँ। कॉरिडोर में बाई चांस कोई घुस जाता है तो एक्सीडेंट होता है, नहीं टूटना चाहिए सर, कॉरिडोर बहुत अच्छा है। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर हटाने का काम भोपाल के संत हृदयराम नगर बैरागढ़ से शुरू हुआ। पिछले 4 दिन में करीब 400 मीटर से ज्यादा कॉरिडोर की रेलिंग हटाई जा चुकी है। भोपाल में BRTS कॉरिडोर 4 हिस्सों में बनाया गया था। मसरौद से एमपरी तक 6.4 किलोमीटर, रोशनपुरा से कमला पार्क तक 1.42 किलोमीटर, कलेक्ट्रेट से लाल घाटी तक 1.73 किलोमीटर और हलालपुर से सीहोर नाका बैरागढ़ तक 3.81 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया गया था। सुविधा है, बाद में असुविधा हो जाएगी, आएगी ना इतनी बड़ी बस चलाने में। दोनों साइड रोड दिया है, बीच में अकेले बस का रोड दिया है, एम्बुलेंस भी आसानी से निकल जाती है। लोग कहते हैं कि कॉरिडोर अच्छा है, जाम नहीं लगता, तो फिर तोड़ा क्यों जा रहा है? ऐसा भी नहीं है कि पिछली सरकार किसी और पार्टी की थी जिसके काम से नई सरकार खुश ना हो। बीजेपी के पास ही पावर थी, शिवराज सिंह चौहान का ही प्रोजेक्ट था। 2013 में जब BRTS बना तब मोहन यादव पहली बार विधायक बने थे। जाहिर है उन्हें भी BRTS अच्छा लगा ही होगा, लेकिन अब सीएम बनने के बाद BRTS में कमी दिखने लगी। बड़ा सवाल है कि क्या शिवराज की योजनाओं को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? क्या मामा के शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का अंजाम अब यही होगा? पहले लाडली योजना से 2 लाख नाम हटे, अब कॉरिडोर भी हटना शुरू हो गया है। पब्लिक का स्टेज तो अच्छा नहीं टूटना चाहिए। कई शादी ब्याह होता है ना तो दिक्कतें आती है, जैसे वो रोड एक रोड मिल जाता तो ये रोड से निकल जाते हैं। कॉरिडोर रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए। तस्वीरें 2 दिन पुरानी है लेकिन प्रासंगिक है। शिवराज सिंह चौहान मंदिर की सफाई कर रहे थे, अब उनके प्रोजेक्ट की भी सफाई होने लगी। BRTS में जो हमारे कई स्थानों पर काफ़ी चोरी, हमने कहा कि एक बार फिर से उस पर टेक्निकल पर्सन्स के साथ पूरे मार्ग का आप निरीक्षण करें और जहां उसको सकरा कर सके सकरा करें, क्योंकि कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा चौड़ी है और इसलिए उसके ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, तो अब रास्ता चौड़ा करना है, रोड 6 लाइन की बनानी है। सवाल है, जब करोड़ों की लागत से ये कॉरिडोर बनाया तब ये सब क्यों नहीं सोचा गया? भविष्य के इन पहलुओं को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? जनता के पैसे की बर्बादी क्या तब की गई थी या फिर कॉरिडोर तोड़कर अब हो रही है? 11 साल पहले भोपाल में कुल 24 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर बनाने में 360 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब इसे तोड़ने में करीब
20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए इस बात को कि ये बनाने से पहले कि का फायदा है या नुकसान है। अब बनाने के बाद ये पूरा पैसा जो है आम जनता का इसमें फालतू खर्च हो रहा है इसके अंदर। इस कॉरिडोर को बनाने में 2 साल लगे थे, लेकिन तोड़ने में सिर्फ 3 महीने लगेंगे। पब्लिक को पहले भी परेशानी हुई, दिक्कत अब भी होगी, लेकिन किससे कहें? सरकार है साहब, जब मन करे बना दिया, जब मन किया तब तोड़ दिया। सिस्टम तो ऐसे ही चलता है ना? कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो विपक्ष के नेता सवाल उस पर भी उठाते हैं। यहाँ तो 360 करोड़ की लागत से बना कॉरिडोर तोड़ा जा रहा है। बीजेपी नेता कॉरिडोर टूटने के फायदे गिनवा रहे हैं तो कांग्रेस नेता सियासी बाण चला रहे हैं। कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने पूरे देश में थोपा था। कांग्रेस सबको बीच में चलाना चाहती थी। कांग्रेस की मूर्खता का BRTS था, उसे जरूरी समझा, हमने हटा दिया। पहले एक बार कमीशन ले लिया, फिर अब ध्वस्त करने का कमीशन, फिर नई योजना, फिर से बनाने का एलिवेटेड ब्रिज, फिर कमीशन। असल में ये कमीशन योजना चल रही है। पहले के मुख्यमंत्री ने अपना काम किया, आपका मुख्यमंत्री, आज का मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे, फिर दोनों बीजेपी के। भोपाल में पिछले कई साल से सरकारी बसें बंद हैं। सिर्फ 2300 प्राइवेट बसें चलती हैं। इन बसों के करीब 1.5 लाख लोग रोजाना इनमें सफर करते हैं। 40-50 हजार लोग ऐसे भी हैं जो रोजाना अपनी गाड़ी लेकर कॉरिडोर के पास से ही गुजरते हैं। इन्हीं लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कॉरिडोर तोड़ा जा रहा है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या होगा जो बस से सफर करते हैं? 6 लेन की जो नई सड़क बनाई जाएगी, क्या उस पर बसों के लिए अलग से लेन होगी, या फिर बस, गाड़ी, बाइक, स्कूटर वाले सब पहले की तरह जाम में फंसते दिखते रहेंगे और हॉर्न भी बजते रहेंगे? मध्य प्रदेश में बस ड्राइवर परेशान है तो हरियाणा में बसों का चक्का ही जाम रहा। हड्डियां कपा देने वाली सर्दी में रोडवेज बस कर्मचारियों की हड़ताल रही। हरियाणा वालों की मुसीबत को और बढ़ा दिया इस सर्दी में इस हड़ताल ने। आज पूरे हरियाणा की बसें क्यों नहीं चली? क्यों बसों के पहिए नहीं हिले? शीतलहर में मुसाफिर बसों के इंतजार में भटकते क्यों रहे? लेकिन खट्टर सरकार के फैसले के खिलाफ रोडवेज बसों के ड्राइवर और कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर आखिर क्यों डटे रहे? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्राइवेट परमिट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, प्राइवेट परमिट रद्द करो रद्द करो रद्द करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कमल को बस से रोहतक जाना था। सुबह सुबह अंबाला बस अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन कमल का सफर करीब 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ, क्योंकि आज हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारियों ने सुबह सुबह ही चक्का जाम कर दिया। रोडवेज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मैं रोहतक की बस का वेट कर रहा था, काफी देर हो रही थी, यहाँ पे 1 घंटा सारा हो लिया था खड़ा, लेकिन बस आज बहुत ही कम है। अभी आई है रोहतक वाली बस नहीं मिल रही जी, लगभग आधा घंटा हो गया इंतजार करते हुए। कह रहे हैं जी हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक है जी। सचिन चौधरी यमुनानगर जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि अंबाला ही नहीं, यमुनानगर में भी रोडवेज की हड़ताल चल रही है। प्राइवेट परमिट लाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो। हजारीलाल यमुनानगर आए थे अपने बेटे से मिलने और उनको रेवाड़ी लौटना था। हड़ताल पर रोडवेज कर्मचारी बैठे थे, लेकिन हजारीलाल का गुस्सा फूटा खट्टर सरकार पर। वापस जा रहा हूँ, ठंड की वजह से लोग भी बहुत परेशान है, हम भी परेशान है। यहाँ सुना कि रेवाड़ी की ना बस कोई हड़ताल है, वो डेली कोई ना कोई नई कहानियाँ करती है सरकार। अब इनकी जायज़ मांगे मांग लेनी चाहिए, इन्होंने जबरदस्ती जनता को परेशान करते रहे। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह क्या है? हरियाणा सरकार का निजी बसों के लिए परमिट जारी करना। हरियाणा सरकार ने 265 रूट्स पर प्राइवेट बसों को परमिट जारी किए हैं, लेकिन हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी फैसले का विरोध कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि निजी बस चलवाने की पॉलिसी सरकार वापस ले ले और रोडवेज के बेड़े में शामिल करने के लिए 10,000 नई बसें खरीदी जाएं। जब भी वार्ता होती है, ये हमारी जो मांगे हैं उनको मान लेते हैं, लेकिन कोई भी पत्र जारी नहीं करते, झूठे वादे करते हैं।
जो भी बोलते हैं झूठ, इतना झूठ बोलते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आता। हम कोई हड़ताल करने का शौक नहीं है कर्मचारी को, हमारी मजबूरी है। जब ये बातें मान लेते हैं तो मुकरते क्यों हैं? अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए हरियाणा रोडवेज बस कर्मचारी और ड्राइवर्स ने एक दिन का सांकेतिक चक्का जाम किया था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर खट्टर सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की तो ये हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। रोडवेज कर्मचारियों की मांग पर खट्टर सरकार और हरियाणा रोडवेज के बीच पहले भी 4 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। तब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया। लेकिन दोनों की लड़ाई में पिस कौन रहा है? हरियाणा के लाखों बस मुसाफिर। अगर हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों की मांगे जायज हैं तो खट्टर सरकार को उस पर कोई फैसला ले लेना चाहिए। लेकिन हर बात का हल और हर समस्या का हल हड़ताल तो है नहीं। समाधान तो बातचीत की मेज पर बैठकर ही निकलता है ना। क्योंकि बार बार अगर चक्का जाम होगा, बार बार अगर प्रदर्शन होगा तो इससे जनता के सब्र का बांध भी जवाब देने लगता है। चलिए अब किसानों की बात करते हैं। मुआवजे की मांग को लेकर नोएडा अथॉरिटी के बाहर ग्रेटर नोएडा के 100 से ज्यादा गांवों के सैकड़ों किसान आज 43वें दिन भी धरना देते रहे। आज किसानों ने नोएडा एनटीपीसी भवन से लेकर स्पाइस मॉल तक प्राधिकरण के खिलाफ अनोखी मटका रैली निकाली। रैली में शामिल महिलाओं ने मटका सिर पर रखा हुआ था, नारेबाजी की। कहा इन मटकों में प्राधिकरण की मरी हुई आत्मा है। कड़ाके की ठंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी किसानों की समस्या सुनने को तैयार नहीं। ये बड़ा आरोप भी साथ ही लगाया। आज 105 गांवों किसान हैं एनटीपीसी के खिलाफ और नोएडा प्राधिकरण खिलाफ। किसान रोड पर है, पूरी तरह संघर्ष में है, पूरे जुझारूपन से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी हक की लड़ाई है। हमारा कोई वो नाक का सवाल नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जो करार हमारे इन्होंने मान लिए हैं, बस उनको धरातल पर उतारने वाली बात है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं। आज नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी दोनों की मानवता खो चुकी है, और जो जिनकी मानवता मर जाती है वो दानवता रह जाती है। तो दानव आदमी मारा ही भला। तो इसलिए हम जो है इनको जो है पूरे मरी हुई की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसकी कहानी लगती तो फिल्मी है, लेकिन है 100% सच। 13वीं के बाद 15 साल बाद कैसे लौटा ब्रजलाल अपने घर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के समटोला गांव के ब्रजलाल ने 15 साल पहले काम की तलाश में नागपुर के लिए ट्रेन पकड़ी थी। साथ में उनके कुछ साथी भी थे। ब्रजलाल रास्ते में किसी स्टेशन पर उतरे तो ट्रेन निकल गई, साथियों से बिछड़ गए। परिवार ने ब्रजलाल को खूब खोजा, लेकिन ब्रजलाल नहीं मिले। थक हार कर परिवार वालों ने यह मान लिया कि ब्रजलाल अब जिंदा नहीं है। गांव में ब्रजलाल की 13वीं भी कर दी गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब परिवार को ब्रजलाल के जिंदा होने की जानकारी मिली, वो भी 15 साल बाद। झारखंड के जमशेदपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ब्रजलाल को बीमार हालत में पाया। परिवार को इसकी जानकारी दी। केरल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल होते हुए वहां भटकने के बाद इतने सालों तक ब्रजलाल अब अपने घर लौट आए हैं। जब भी जहाँ भी गया, जैसे अपने गांव जाने के लिए ट्रेन में बैठता था, तो ट्रेन जहाँ तक जाती थी वहीं चले जाता था। तो इस चीज़ में केरल चला गया। अब केरल में 2 साल रहा, वहाँ पे नारियल और इसका सुपारी के खेतों में काम किया, वहाँ से पैसा जमा किया। वहाँ से घर आने के लिए निकला तो वेस्ट बंगाल हावड़ा पहुँच गया, वहाँ भी कुछ काम किया। वहाँ से आया, वहाँ से निकल के आया तो छत्तीसगढ़ पहुँच गया। आज देश का मान बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई। नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत का दम दिखाते हुए एडवांस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया और इसका वीडियो भी जारी कर दिया। मिसाइल की रेंज क्या थी, ये जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इतना जरूर बताया गया है कि भारत में बनी मिसाइल ने जमीन पर अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को देखते हुए भारत की तैयारी पूरी रहनी चाहिए। इसी कड़ी में इस तरह के टेस्ट किए जाते रहते हैं।
अब पब्लिक इंटरेस्ट में वक्त हो गया है आपके कमेंट्स का। कल की खबरों पर आपने क्या कुछ लिखा है देख लेते हैं। अनिल कुमार यादव लिखते हैं, भगवान राम भक्त के दिल में बसते हैं, आंखों को बंद करके अनुभव किया जा सकता है, ज्ञानी समझ सकता है। अनिल भीड़ पर लिख रहे हैं कि वहां जाना ही जरूरी नहीं है, मन में राम बसते हैं। दुलाल शर्मा क्या लिखते हैं, बिहार में बहुत ज्यादा ठंड है, डीएम साहब अपनी जगह सही है। ये जो बच्चों के स्कूल को छुट्टी करने को लेकर अफसरों का झगड़ा चल रहा है उस पर लिख रहे हैं। चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब मेरे जाने का वक्त हो गया। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी स्नेहलता। मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।